बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इंशाल्लाह सेकेंडरी केमिस्ट्री का वो जो लेक्चर हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बॉक्साइड ओर से एल्यूमिनियम को कैसे हासिल करना है, और बॉक्साइड ओर को जब ज़मीन से निकाला तो उसके अंदर जो फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ थी, यानी मिट्टी धूल वगैरह, उसको तो हमने पानी से धो लिया। बाकी जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ थी उनको धोने के लिए, उनको जो है बॉक्साइड के अंदर से निकालने के लिए, बॉक्साइड को उससे पाक साफ करने के लिए हम 3 मेथड इस्तेमाल करेंगे। हॉल्स मेथड जो कि हम पढ़ चुके, बेयर्स मेथड और सरपेक्स मेथड जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन तीनों मेथड से बॉक्साइड को प्योर करके एल्यूमिना में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब बॉक्साइड केमिकल इम्प्योरिटीज से प्योर हो जाएगा तो एल्यूमिना में ही कन्वर्ट होगा। तो सवाल फिर ये है सर कि जब तीनों मेथड से ही बॉक्साइड से केमिकल इम्प्योरिटीज से पाक होके एक ही तीनों मेथड से एल्यूमिना में कन्वर्ट होगा, अलग अलग करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए तुम जानते हो क्योंकि बॉक्साइड अलग अलग किस्म के हैं। व्हाइट बॉक्साइड, रेड बॉक्साइड, रेड एंड व्हाइट बॉक्साइड। जो रेड एंड व्हाइट बॉक्साइड था उसमें दोनों तरह की केमिकल इम्प्योरिटीज मौजूद थी। फेरिक ऑक्साइड भी था और सिलिका भी था, एक्सेस क्वांटिटी में नहीं था अलबत्ता। तो जिस व्हाइट और रेड बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड, सिलिका दोनों मौजूद था, उस केमिकल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए उस वाले बॉक्साइड के अंदर से हमने जो मेथड इस्तेमाल किया था उसका नाम था हॉल्स मेथड, और फिर वो मुझे बॉक्साइड से एल्यूमिना में कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, आज जो बॉक्साइड तुम्हारे सामने मौजूद है बच्चों, ये कौन सा है? रेड बॉक्साइड, माशाल्लाह, वेरी गुड। और ये जो रेड बॉक्साइड होता है इसमें कौन सी केमिकल इम्प्योरिटी मौजूद होती है? वेरी गुड, फेरिक ऑक्साइड मौजूद होती है, एक्सेस क्वांटिटी में, ज़्यादा मकदार में। तो जिस बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड केमिकल इम्प्योरिटी मौजूद है, उस बॉक्साइड को पाक साफ करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को बोलते हैं बेयर्स मेथड। ठीक है सर, क्योंकि बॉक्साइड केमिकल इम्प्योरिटी से पाक साफ हो रहा है, इसलिए पाक साफ होने के बाद वो कन्वर्ट होगा उसमें एल्यूमिना में। ठीक है, आओ कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। ये एल्यूमिना है, तुम्हें याद है मैंने हॉल्स मेथड में इस एल्यूमिना को उसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज किया था, लेकिन एल्यूमिना कौन सी फॉर्म, ये जो बॉक्साइड था ये कौन सी फॉर्म में था? चूरी हुई फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में। ठीक है सर, आज देखते हैं ये जो बॉक्साइड हो रहा है इसको आज मैंने आज भी चूरी हुई फॉर्म में रखा है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको अगर मुझे रिएक्शन करवाना है तो एक पत्थर की शक्ल में तो करवा नहीं सकता। इनको तोड़ूंगा, चूरी चूरी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और चूरी हुई फॉर्म कहलाती है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, इसको आज मैं फ्यूज करवा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और 45% यहाँ पे इस्तेमाल किया। 45% मतलब देखो, ये तो तुमको पता है कि NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बहुत, यानी किसी चीज को आराम से काट सकता है, इतना मजबूत बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस मजीद क्या होता है, तुम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, फर्स्ट और 9 क्लास में। यहाँ जो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 45% प्योर है, बिल्कुल पाक साफ है। बाकी इसके अंदर पानी मिला हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज तुमको बता रहे ना इतना फीसद प्योर है, ये एसिड इतना प्योर है, ये बेस इतना प्योर है, इसका मतलब इतना तो प्योर है, बाकी जो उसके अंदर मौजूद है वो पानी है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 45% तो प्योर है, बाकी जो इसके अंदर मौजूद है वो पानी है। ठीक है सर, इसको मैं इसके साथ फ्यूज कर रहा हूँ, रिएक्शन करवा रहा हूँ, बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब मैंने इस बॉक्साइड को चूरा चूरा किया था, तोड़ा था थोड़ी छोटी छोटी फॉर्म में, तो तोड़ने से जिस तरह एक बर्फ के क्यूब से पानी अलग होता है, इसी तरह इस बॉक्साइड और से ये पानी अलग हो गया था। ठीक है सर, अच्छा, पिछली वाली क्लास में पानी अलग होने के साथ जब मैं उसको हीट कर रहा था तो वहाँ सोडियम कार्बोनेट भी मौजूद था। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन भी था। हीट करने से कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती गई थी। कि यहाँ पे कोई कार्बन ऑक्सीजन मौजूद है? नो सर। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी। सही है सर। तो वाटर तो चला गया, ये पूरा NH2 चला गया, क्या क्या बच गया सर? सोडियम दिख रहा है, एल्यूमिनियम दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहे हैं। हाँ, जिस रिएक्शन में सोडियम बच जाए, एल्यूमिनियम बच जाए, ऑक्सीजन बच जाए, समझ जाना वो आपस में मिलकर ये बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये सर हमने पिछली बार पढ़ा था। अच्छा जी, अब इस मिक्सचर में जो फेरिक ऑक्साइड है ना, वो वैसे ही नीचे सेटल डाउन हुई हुई है, इस तरह नीचे बैठी हुई है। अब असर तो नहीं रहा उसका, अब वो अलग तो हो गई उससे, लेकिन फिर भी नीचे बैठी हुई है। मुझे उसको हटाना है, तो क्या करूंगा, इस मिक्सचर को वाटर के साथ हीट करूंगा। कितने डिग्री पे? वही 50-60 डिग्री सेल्सियस पे। जब मैं इसको हीट करूंगा ना बच्चों, तो वही जैसे कल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था वैसे ही बनेगा, लेकिन उसके साथ अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अलग अलग करना है। एक चीज याद रखो, कल मैंने फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड ओर को जिसके साथ फ्यूज किया था वो सोडियम कार्बोनेट था, Na2CO3 था। सही है। तो हीट करने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट ही हासिल हुआ था। आज मैंने इस फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड के साथ किसको इस्तेमाल किया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो इसलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी आएगा कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक छोटी सी बात याद रखो, तुम चूरे हुए बॉक्साइड के साथ, फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड के साथ
जो चीज इस्तेमाल करोगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वही चीज गंदगी के तौर पे उसके साथ लगी हुई मिलेगी। तुमने हॉल्स मेथड में फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया था, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सोडियम कार्बोनेट गंदगी के तौर पे लगा हुआ था। तुमने आज बेयर्स मेथड में इस फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया है, तो इसलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गंदगी के तौर पे लगा हुआ मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब ये गंदगी के तौर पर लगा हुआ मौजूद है, अब मुझे इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड को हटाना है, क्या करूं? बोलो, जिस तरह सर आप अपने हाथ पे लगी हुई गंदगी को पानी से धो लेते हैं, इसी तरह इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पे ये जो गंदगी लगी हुई है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, इसको भी पानी से धो लेंगे। पानी से धो लूंगा तो धुल तो जाएगा, लेकिन अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है गीला हो जाएगा। अब इसको गीले से हटाने के लिए, खुश करने के लिए क्या करूं? हीट कर दे सर 1500 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही मैं इसको 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा, इसके अंदर से जितना पानी था वो स्टीम बन के इवॉल्व हो जाएगा। स्टीम का फॉर्मूला ये होता है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस इज कॉल्ड स्टीम। ठीक है सर, बाकी फिर मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा मकसद, और मेरे मकसद का नाम क्या है बच्चों? एल्यूमिना। वेरी गुड, क्योंकि जब मैं बॉक्साइड को प्योर करूंगा किसी मेथड से, तो मुझे आखिर में एल्यूमिना मिलना जरूरी है। एल्यूमिना मिल गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुमको बच्चों ये मेथड भी क्लियर हुआ होगा। बैलेंस करने के लिए नंबर मैंने लगा दिया, खुद चेक कर लेना कैसे लगा है। अब ये वर्डिंग्स पढ़ना, पहले स्टेप की वर्डिंग, फिर दूसरे स्टेप की वर्डिंग, फिर तीसरे स्टेप की वर्डिंग, लिखना भी ऐसे ही। ठीक है, तो बच्चों जरा दोनों मेथडों को कंक्लूड कर लेते हैं। हॉल्स मेथड में चूरे व बॉक्साइड को, फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ फिक्स किया था और फ्यूज किया था, और जिसके साथ तुम उस चूरे व बॉक्साइड को फ्यूज करोगे, वही चीज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगी। हॉल्स मेथड में सोडियम कार्बोनेट के साथ किया था, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट मिला था। बेयर्स मेथड में तुम फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड को, चूरे बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कर रहे हो, तो इसलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया सर। आगे देखते हैं। अच्छा, ये कौन सा बॉक्साइड है? सर ये व्हाइट बॉक्साइड है, ये रहा, दिख रहा होगा। व्हाइट बॉक्साइड में कौन सी केमिकल इम्प्योरिटी मौजूद होती है? सिलिका मौजूद होती है सर, एक्सेस क्वांटिटी में। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा, जिस बॉक्साइड में सिलिका एक्सेस क्वांटिटी में केमिकल इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद है, उस बॉक्साइड को प्योर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगा? वेरी गुड, सरपेक्स मेथड। पहले पढ़ चुके हैं सर, शुरू से हर लेक्चर को सुनते होगा ना तरीके से, तमीज से, तो सारी चीज रिवाइज रहेंगी इंशाल्लाह, फिर आगे बढ़ना आसान होगा। ये टॉपिक चल रहा है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, और बॉक्साइड प्यूरिफाई होकर कहाँ जाता है बच्चों? एल्यूमिनियम में। ठीक है, सरपेक मेथड में किसको इस्तेमाल किया है? ये बॉक्साइड हो रहा है। ठीक है सर। अच्छा, बेयर्स मेथड में और हॉल्स मेथड में मैंने इस बॉक्साइड को चूरा चूरा किया था। आज इस चूरे हुए बॉक्साइड को मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। समझ रहे हो? पत्थर को पहले मैंने तोड़ा, चूरा चूरा किया, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में किया, और उसके बाद उस पत्थर को और तोड़ तोड़ के उसका पाउडर बना लिया, तो ये बॉक्साइड और पाउडर फॉर्म में आ गया। इसको मिक्स कर रहा हूं मैं, किसके साथ सर? कार्बन के साथ। और मिक्स करके हीट भी कर रहा हूँ इस मिक्सर को, कितने डिग्री सेल्सियस पे? अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस पे। अप टू 1800 का मतलब बच्चे समझते हैं 1800 से ज्यादा, नहीं, अप टू का मतलब होता है 1800 तक। वो लगो लिखा होता है ना, सेल अप टू 70%, तो इसका मतलब होता है 1% से 70% तक ऑफ है। अप टू का मतलब तक, वहां तक। तो अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब मैं इस पाउडर्ड बॉक्साइड को कार्बन के साथ जो मिक्स कर रहा हूं और हीट कर रहा हूं 1800 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। इन द करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस, दोबारा देखो, इन द करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्शन हो जाएगा। ये करंट का मतलब क्या होता है सर? आप ये बोल देते इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। हाँ बिल्कुल बोल देता, दोनों का मतलब एक ही है। देखो वो कहते हैं ना, करंट एयर, करंट सिचुएशन। कराची की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? वो मौजूदा हालात। करंट का मतलब होता है मौजूदा, मौजूद। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि बुक ने भी किया हुआ जब यही है। तो जरा पहले वर्डिंग पढ़ लेते हैं। पाउडर्ड बॉक्साइड और को कार्बन के साथ मिक्स करके हीट कर रहा हूँ इन द करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ भी कह सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल किया ना, गैस को बहुत प्रेशर के साथ, बहुत तेजी के साथ इन्होंने एंटर करवाया है, इसलिए इन्होंने प्रेजेंस की जगह ये लिख दिया इन द करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस। बहुत तेजी में नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल किया। ठीक है, जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बाद में देखेंगे, पहले जरा वर्डिंग पढ़ लो। जो मैंने तुमको बताया वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। द पाउडर्ड बॉक्साइड इज मिक्स विद कार्बन। इस पाउडर्ड बॉक्साइड को कार्बन के साथ मिक्स किया हुआ है एंड हीटेड अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद फिर इसको 1800 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं इन द करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस की मौजूदगी में। ठीक है सर, प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? जब मैंने इसको चूरा चूरा किया था तब इस बॉक्साइड के अंदर से पानी निकला था, आज तो मैंने इस बॉक्साइड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो पानी तो बेचारा पैर ही निकल के अलग हो गया होगा, हीट होने की वजह से स्टीम बन के उड़ गया होगा। सही है। अच्छा, यहाँ कहीं कार्बन ऑक्सीजन वगैरह दिख रहा है? यस सर। तो जब किसी रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन मौजूद है और हीट कर रहा हूं तो गैस तो निकलेगी। आज कौन सी गैस निकली है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है,
तो हॉल्स मेथड में सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई थी, और सरपेक्स मेथड में कार्बन की मौजूदगी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, अच्छा अब बचा क्या सर? जरा एक चीज को बच्चों की तरह देख लेते हैं, मेरे इस राइट पॉइंटर को देखना बच्चों। यहां से पूरा NH2O तो चला गया, ठीक है सर, कार्बन चला गया, ऑक्सीजन को लेके चला गया, ठीक है, पूरा NH2 गया, कार्बन चला गया, ऑक्सीजन को लेके चला गया, बचा क्या सर? एल्यूमिनियम बचा और नाइट्रोजन बचा। मिल जाएंगे, ये जो ऊपर एरो है ये तुमको बता रहा है कि गैस इवॉल्व हो जाएगी, बोलो हमें पता है, बच्चे थोड़ी हैं। तो ये एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन आपस में मिल जाएंगे, मिलने के बाद वैलेंसी को शेयर करेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, टेबल में देख लेना, नाइट्रोजन को दे दी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, एल्यूमिनियम को दे दी। 3 और 3 कैंसिल, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग करना है, कर दिया, सही है सर। अब इसके अंदर जो सिलिका मौजूद था ना, वो नीचे तो बैठ गया, अब मुझे उसको बिल्कुल हटाना है। तो बिल्कुल हटाने के लिए पहले जरा वर्डिंग पढ़ लो क्या लिखी हुई है। जब मैंने ये पूरा काम किया तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया, बाकी वाटर हीट होने की वजह से स्टीम बन के इवॉल्व हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड हल्की गैस है, हवा से, एयर से हल्की है, क्योंकि एयर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 28.56 तक तकरीबन, और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है 28, तो हवा से हल्की है इसलिए उड़ जाएगी। अब इसके अंदर जो सिलिका मौजूद है ना, थोड़ा बहुत नीचे जो बच गया है, अब उस सिलिका को हटाने के लिए मैंने इस सिलिका का हीट किया, सिलिका को हीट किया किसके साथ? कार्बन के साथ। ठीक है सर, जब मैं इस सिलिका को कार्बन के साथ हीट करूंगा ना, तो मुझे मिलेगा एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां से कार्बन ऑक्सीजन को ले जाएगा, बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हल्की गैस है, इवॉल्व हो जाएगी, बचेगा क्या आखिर में? सिलिकॉन मेटल। और सिलिकॉन मेटल जो है ना, एवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर रखता है। अभी हाइग्रोस्कोपिक क्या बला है सर? देखो, जो चीज हाइग्रोस्कोपिक होती है ना, वो फौरन से जल्दी से एवापोरेट हो जाती है। जैसे वाटर को कहें तो वाटर हाइग्रोस्कोपिक है, लेकिन इतना हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, एवापोरेट होता है, थोड़ी देर में होता है। अब सिलिकॉन और वाटर दोनों जमीन पे गिरे हुए हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वाटर से पहले सिलिकॉन एवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन जो है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। जो चीज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है ना, इसका मतलब वो जल्दी से एवापोरेट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे मिक्सचर में नीचे जो सिलिका बचा हुआ था गंदगी के तौर पर, उस सिलिका को मैंने कार्बन के साथ हीट किया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, सी और ओ के मिलने से वो इवॉल्व हो गई। बचा सिलिकॉन जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वो भी एवापोरेट हो गया। तो जो सिलिका की गंदगी थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में और सिलिका की शक्ल में निकल गई, जान छूटी। वर्डिंग पढ़ लो जरा इस स्टेप की। ठीक है, अब मुझे वर्डिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, तो इंशाल्लाह सही से समझ जाओगे पढ़े लिखे बच्चों। ठीक है सर। अच्छा सर, एक बात बताएं, जब बॉक्साइड को प्योरीफाई करते तो एल्यूमिनियम मिलता है, क्या मुझे एल्यूमिनियम मिल गया? नो सर, इसका मतलब मुझे मजीद इस मेथड को आगे चलाना पड़ेगा। चलाते हैं। ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड मुझे यहाँ मिला था, अब इसके अंदर से सिलिका तो चला गया, गंदगी की जो बैठी हुई थी वो तो गई, लेकिन अब मुझे चाहिए एल्यूमिना। अब इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को एल्यूमिना बनाने के लिए क्या करूं? इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूँ। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा वाटर इस्तेमाल किया है? हॉट वाटर। ठीक है सर, जब रिएक्शन करवाएंगे, तुम रिएक्शन कराना चाहते हो, वाटर के फॉर्मूले को खोल के लिख देना H.OH में एल्यूमिनियम। अच्छा, चार्ज कैसे लगाएंगे? जिस एलिमेंट के आखिर में IUM आता है, EM, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव, OH नेगेटिव करके देखना। तो ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। OH की वैलेंसी 1 होती है, एल्यूमिनियम को दे देगा, 1 को लेकर शो करने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, OH को दे देगा। ठीक है, यहाँ से एल्यूमिनियम चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा, बचेगा क्या सर? यहाँ से N बचेगा, H बचेगा, मिल जाएंगे, मिलने के बाद वैलेंसी को शेयर करेंगे। H की वैलेंसी 1 होती है, N को दे देगा, 1 को लेके शो करने की जरूरत नहीं है। N की वैलेंसी 3 होती है, H को दे देगा। ठीक है, अब इन अमोनिया गैस है, इसका मॉलिक्यूलर मास तो तकरीबन 17 MU होता है, हवा से बहुत ही हल्की है, ऊपर उड़ जाएगी। फिर ये मुझे मिल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोने वोने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसको 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा, मुझे मिल जाएगा, यानी स्टीम वगैरह इसके ऊपर से निकल जाएगी। अच्छा, इसको आप कह रहे थे धोने की जरूरत नहीं है सर, हाँ वैसे तो धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ अब कुछ मौजूद ही नहीं है, जो अमोनिया थी वो भी उड़ गई। लेकिन जब अमोनिया इसके ऊपर से उड़ी ना, तो कुछ अपने पार्टिकल इसके ऊपर छोड़ के गई, या ये कह लो कुछ असरात छोड़ के गई। तो मुझे बिल्कुल प्योर एल्यूमिनियम चाहिए था, मैं रिस्क नहीं ले सकता था, मैंने इसलिए इसको एहतियातन पानी से धो दिया। पानी कौन सी महंगी चीज है, अल्लाह ने उसको माशाल्लाह आम किया हुआ है, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसको धोया, गीला हो गया, हीट करा, ताकि वो खुश्क हो जाए। तो जितना उसके ऊपर वाटर वेपर्स, यानी जो वाटर के ड्रॉपलेट्स थे, वो स्टीम बन के एवापोरेट हो गए, और बाकी मुझे मिल गया मेरा मकसद, यानी एल्यूमिना। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग करना कर दिया। मुश्किल है? नो सर। तो बच्चों वर्डिंग पढ़ लो जरा, ये आ गई पहले, दूसरे, तीसरे स्टेप की वर्डिंग, ये आ गई फोर्थ और लास्ट स्टेप की वर्डिंग। यहीं से याद करके लिखना, नोट से याद करके नहीं लिखना, यहाँ से तुमको समझाया तो यहाँ से याद करना ज़्यादा आसान होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है तुम्हें इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
अल्लाह का फजल है, मुझे बॉक्साइट को केमिकल इंप्योरिटी से पाक साफ करके एल्यूमिना में कन्वर्ट करना था, तो बॉक्साइट केमिकल इंप्योरिटी से पाक साफ होके एल्यूमिना में कन्वर्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी। ठीक है सर। अच्छा जी, बैलेंस करने के लिए नंबर लगा दिया। एक बात बताओ, मेरा टॉपिक क्या चल रहा था? सर टॉपिक का नाम था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम यानी मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। मुझे एल्यूमिनियम मेटल को हासिल करना था बॉक्साइड ओर से, तो बॉक्साइड गंदा था, धो धुला के फिजिकल इंप्योरिटीज पाक हुई तीनों मेथड के जरिए, यानी मेथड के हॉल्स मेथड के जरिए या बेयर्स मेथड के जरिए या सरफेक्स मेथड के जरिए, उसके अंदर जो केमिकल इंप्योरिटीज थी वो भी पाक हो गई। ठीक है सर। और अब बॉक्साइड एल्यूमिना में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम मेटल हासिल करना है, तो मैं इस एल्यूमिना की क्या करूंगा? इलेक्ट्रोलिसिस। पहले पढ़ा था, यस सर। जब मैं इस एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, गैस बन के उड़ जाएगी, तुमको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, और एल्यूमिनियम मेटल मुझे मिल जाएगा। आओ जरा देखते हैं तफसील। ठीक है सर। ये एल्यूमिना जो है ना, अच्छा एक बात बताओ कि जिस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। आज मेरा इलेक्ट्रोलाइट कौन है सर? एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इसलिए एल्यूमिना आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसी से तो मुझे एल्यूमिनियम मेटल हासिल होगा। ठीक है सर। और इलेक्ट्रोलाइट कितनी सूरत में होता है? हाँ आपने बताया था दो सूरत में होता है, या तो मोल्टेन स्टेट में यानी पिघली हुई हालत में, या तो एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में घुली हुई हालत में। ठीक है सर। अच्छा, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना होता है? अगर मैं चाहूं कि एल्यूमिना को मोल्टेन स्टेट में हासिल करूं, इस्तेमाल करूं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूं, इसको पिघला के उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूं, तो फिर एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट मुझे पता होना चाहिए। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2072 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा, 2072 डिग्री सेल्सियस। अब इस एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को ड्रॉप करने के लिए मैं इसमें कुछ इंप्योरिटी को डालूंगा, यानी मैं इस एल्यूमिना को डिसॉल्व करूंगा। किसमें? फ्यूज्ड क्रायोलाइट और फ्लॉस्फोर में। फ्यूज क्या होता है? पिघला हुआ। पिघला हुआ क्रायोलाइट और फ्लॉस्फोर में डिसॉल्व करूंगा। ये क्रायोलाइट जो है ना, इस एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को ड्रॉप कर देगा 2072 से 950 पे। 950 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 2072 से तो कम ही है ना। ठीक है। मैंने इस क्रायोलाइट को इस यानी इस एल्यूमिना को फ्यू इस क्रायोलाइट और फ्लॉस्फर के मिक्सर में, जो फ्यूज मिक्सर था, पिघला हुआ मिक्सर था, डिसॉल्व कराया, तो क्रायोलाइट ने इस एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2072 से ड्रॉप करके 950 पे ले आया। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना। अब मैंने एल्यूमिना को पिघलाया, 2072 बहुत ज्यादा डिग्री पे था। इस एल्यूमिना को मैंने इन दोनों पिघले हुए क्रायोलाइट और फ्लोस्पर के मिक्सर में डाला, तो जब ये इसके मिक्सर में गया तो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2072 से 950 तक ड्रॉप होकर गिर गया। ठीक है सर। जब मैंने इसको 950 से फिर, यानी जब मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप हो गया तो मेल्ट तो करना ही है ना भाई। ऐसे ही ना ड्रॉप मैंने क्यों किया था मेल्टिंग पॉइंट? ऐसे ही जुम्मे का दिन इसलिए ड्रॉप कर दिया था? नो सर, आपने ड्रॉप इसलिए किया था क्योंकि अब इसको अब मेल्ट करना था। जैसे 2072 में मेल्ट करते बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता इसलिए मैंने इसको जो क्रायोलाइट के अंदर डिसॉल्व कर दिया, फिलोस्फर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। जब क्रायोलाइट के अंदर डिसॉल्व हुआ तो क्रायोलाइट ने इसका मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप किया 950 पे। मैंने 950 पे इसको हीट किया, ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने का मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया, क्योंकि जो भी चीज पिघलती है वो सॉलिड से लिक्विड बनती है। जैसे बर्फ पिघल के सॉलिड से लिक्विड बनता है, इसी तरह ये भी पिघल के सॉलिड से लिक्विड बनेगा। ठीक है। यस सर, अभी पिघल के सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सही है। अब ये लिक्विड मैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालूंगा, क्योंकि जिस चीज में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसको बोलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब मैं इस एल्यूमिना को जो पिघली हुई फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालूंगा तो नीचे तो आएगा, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त अभी अभी पिघला होगा, लिक्विड है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होगा, उसका फ्लो बहुत स्लो होगा, तो मुझे डर है, खतरा है कि नीचे पहुंचने से पहले पहले दोबारा जाम ना हो जाए, यानी दोबारा कहीं सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए या ऊपर रुक ना जाए। तो मैं चाहता हूं तेजी से बहते हुए नीचे आए, उसका बहाव बढ़ जाए। उसके बहाव को बढ़ाने के लिए, उसके फ्लो को इंक्रीज करने के लिए मैंने फिलोसफर को इस्तेमाल किया था। देखो क्या लिखा हुआ है, फिलोसफर इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, जिस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में की जाती है उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसका बना हुआ है? स्टील टैंक का बना हुआ है। देखो ऐसे बना हुआ है, मैं जैसे बना रहा हूँ बारी बारी तुम देख लो, वैसे ही बनाना। पहले एक लाइन खींचना ऐसे, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, यहाँ पे एक तार लगा देना। ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन खींचना, इस तरीके से ज्वाइन करना। ठीक है, यहाँ भी एक तार लगा देना। ये तीन रॉड्स लटकाना, हैंग करना, इसको ब्लैक से डार्क कलर कर देना। ये कार्बन के रॉड्स हैं। ठीक है सर। ये जो कार्बन के रॉड्स हैं ना, अब सुनो मेरी बात गौर से। ये कार्बन के रॉड्स एक एक तार से लटके हुए हैं, और हर एक तार एक बड़े से तार से साथ लटका हुआ है। ठीक है। और ये बड़ा सा तार जिस तार से कनेक्ट है वो तार बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है। देखने की बात है थोड़ी सी। ये तीनों कार्बन के रॉड्स एक एक सिंगल तार से लटके हुए हैं, हर सिंगल तार एक बड़े से तार से लटका हुआ है, और ये बड़ा सा तार जिस तार के साथ ज्वाइंट है वो तार बैटरी के प्लस वाले साइड से जुड़ा हुआ है।
ठीक है सर, तो जो साइड प्लस वाले चार्ज से जुड़ जाएगी उस पूरी साइड के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ये प्लस चार्ज इस तार के जरिए बड़े तार में आएगा और बड़े तार के जरिए छोटे तारों में आएगा और छोटे तारों के जरिए कार्बन के रॉड पे आ जाएगा। ठीक है सर, तो इसमें कार्बन के रॉड पॉजिटिवली चार्ज है। बच्चों तुम जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस में जिस चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में दो चीजों का होना जरूरी है, दो इलेक्ट्रोड का, एक कैथोड दूसरा एनोड। कैथोड वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, तो ये एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा जी अब यहाँ जो है ना कार्बन यानी ग्रेफाइट की लाइनिंग की है। अभी ग्रेफाइट क्या होता है तुम छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो, स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। कार्बन का एक स्टेबल पुरअमन एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप किसको बोलते हैं? एलोट्रॉप का मतलब होता है कि मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, मुख्तलिफ फिजिकल स्ट्रक्चर हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। इसकी सबसे अच्छी मिसाल अब्बू और उनके बच्चे। अब अब्बू के जितने भी बच्चे हैं वो सब यानी अब्बू के एलोट्रॉप्स हैं। सबका फिजिकल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कि हाँ हम सब जितने भाई बहन हैं हम सबकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मतलब सबके अंदर सबकी रगों में हमारे यानी अब्बू का ही खून दौड़ रहा होता है ना। तो हम सब अपने अब्बू के क्या है बच्चों? एलोट्रॉप्स। हम जितने भाई बहन हैं हम सब अपने अब्बू के एलोट्रॉप्स। हम सबकी फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, यानी सबके अंदर हमारा एक ही अब्बू का खून खून दौड़ रहा है। तो यहाँ जो है ना इस पूरे हिस्से को मैंने कार्बन की लाइनिंग दी है। जैसे मजदूर होता है ना ब्लॉक के ऊपर प्लास्टर की लाइनिंग कर रहा होता है, इसी तरह इस वाले हिस्से पे मैंने कार्बन की लाइनिंग की है। ग्रेफाइट को कह लो, ग्रेफाइट की लाइनिंग की है। ग्रेफाइट भाई कार्बन की शक्ल है, कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन का एलोट्रॉप का मतलब कार्बन ही है वो, बस शक्ल उसकी डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है सर, और तुम गौर से देखो इस लाइनिंग को जिसको मैंने ग्रेफाइट के जरिए किया है तार से जोड़ा हुआ, और इस तार को मैंने बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ा है। तो जाहिर है इस पूरी लाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है सर, जब इस पूरी लाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलूंगा बच्चों? हाँ सर, आपने बताया था इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड दूसरा एनोड। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया वो एनोड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वो कैथोड। ठीक है, यस सर, यहां तक तो बात पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब वो जो मेरा पिघला हुआ एल्यूमिना था, फ्यूज्ड एल्यूमिना, उसको मैं यहां से इस वाले रास्ते से अंदर डालूंगा। ठीक है सर, जब मैंने इस वाले रास्ते से उस पिघले हुए एल्यूमिना को अंदर डाला, और वो पिघला हुआ एल्यूमिना एक तो पिघला हुआ था, दूसरा उसकी फ्लूइडिटी को उसके फ्लो को बढ़ाने के लिए मैंने उसके अंदर जो है फिलोस्फर को डाला था। फिलोस्फर ने उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाया, वो बहता हुआ तेजी से अंदर की तरफ आया, ये पिघले हुए एल्यूमिना की लेयर बन गई। ठीक है सर, मोल्टेन एल्यूमिना, पिघला हुआ एल्यूमिना। सही है। अच्छा, पिघला हुआ मतलब जब कोई चीज एक्वस सॉल्यूशन बनती है, पानी में घुलती है, अपने आइंस में ब्रेक हो जाती है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। और जब कोई चीज मेल्ट होती है, पिघलती है, तब भी वो अपने आइंस में ब्रेक होती है लिक्विड स्टेट में, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने आइंस में ब्रेक हुआ हुआ है, एक है पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। अब बताओ नेगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा? सर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एनोड की तरफ चला जाएगा, चला गया। और तुम जानते हो जब कोई आयन अपने इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है तो आयन से एटम बन जाता है। अब एटम की कौन सी शक्ल होगी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, जैसे गैसियस फॉर्म में बनेगा यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा, उसको मैं निकलने दूंगा या अपने पास जमा कर लूंगा, मेरी मर्जी है। ठीक है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव एनोड की तरफ जाके अट्रैक्ट हुआ था, तो ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। सही है सर, जैसे ही अट्रैक्ट होगा यहाँ पे जाके ये आयन से क्या बन जाएगा? एटम। और एटम में कौन सी फॉर्म में होता है? एल्यूमिनियम मेटल की फॉर्म में होता है। जब कोई भी आयन अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाके अट्रैक्ट होता है ना, तो आयन से एटम बन जाता है। ठीक है सर, और एटम में जिस शक्ल में होता है वैसे ही होते हैं। ऑक्सीजन जो है एटम में गैस की फॉर्म में होता है तो गैस बन के इवॉल्व हो गई, और एल्यूमिनियम जो है मेटल की फॉर्म में होता है तो मेटल की फॉर्म में आ गया। और मेटल सारे क्या होते हैं? लिक्विड गैस है, सॉलिड सर, सॉलिड होते हैं। तो ये मुझे जो एल्यूमिनियम मेटल है ये हासिल हो गया। ठीक है, लेकिन अभी जो हासिल हुआ है ना, ये तो तुमको मैं बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन पिघली हुई फॉर्म में हासिल हुआ है। जाहिर है जिस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम मेटल हासिल हुआ वो एल्यूमिना अगर मोल्टन फॉर्म में था, तो एल्यूमिनियम जो हासिल हुआ वो भी अभी मोल्टन फॉर्म में होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों तुमको ये बात समझ में आई होगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना, इस एल्यूमिना की प्योर इलेक्ट्रो यानी इस प्योर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करके मुझे एल्यूमिनियम मेटल हासिल हो गया।
किस स्टेट में हासिल हुआ, मोल्टेन स्टेट में, क्योंकि जिस एल्यूमिना से हासिल किया वो एल्यूमिना भी मोल्टेन स्टेट में था, तो ये एल्यूमिनियम मेटल भी मोल्टेन स्टेट में होगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात। ये तो पूरा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना, बहुत ज्यादा हो गया। मैंने बोला था ना, देखो हम फिजिकल क्लास में इतना पढ़ सकते हैं जितना हम, सॉरी ऑनलाइन क्लास में हम इतना पढ़ सकते हैं जितना फिजिकल में पढ़ नहीं सकते हैं। ये जो 3 टॉपिक तुमको मैंने एक साथ पढ़ा दिया ना, बेयर्स मेथड, सरफेक्स मेथड और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना, ये आम क्लास का एक नहीं 1.25 घंटे 1.5 घंटे का टॉपिक है पूरा अगर करें, क्योंकि मैं समझाता फिर तुम लिखते हैं, अब कोई मसला नहीं, तुम समझते जाओगे साथ साथ लिखते जाओगे, तुम्हें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब नोट्स खोलो अपने, नोट्स में ये रहा नोट्स तुम्हारा। ये रहा बेटा नोट्स में, पेज नंबर 15 सफा नंबर 15 खोलो। ठीक है, हॉल्स मेथड, बेयर मेथड, सरफेस मेथड वो तो तुमको नोट से याद, वो सॉरी लेक्चर से याद करना है। अभी जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना है ना, पहले इस लेक्चर को दोबारा से पूरा सुनना, सुकून से डायग्राम बनाना जैसे मैंने बनाई है, ये वाली बनाने की जरूरत नहीं है, फिर ये वर्डिंग्स याद कर लेना। तो मैं इंशाल्लाह जब लेक्चर पूरा समझ में आ जाएगा ना, सुन लोगे, पहले सुनना लेक्चर तरीके से, उसको समझना, उसके बाद ये वर्डिंग्स याद करना, तो मैं इंशाल्लाह वर्डिंग याद हो जाएंगी। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, नहीं फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है सुन लो। तुम्हारी बुक कहती है कि ये जो आपने एल्यूमिना से एल्यूमिनियम मेटल हासिल किया इस एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए, वो एल्यूमिनियम मेटल अभी 99% प्योर है, उसको मजीद 99.9% प्योर करेंगे एक मेथड से, उस मेथड का नाम है हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब एक बात को जरा और से सुनो समझो। हमारी बुक कहती है कि एल्यूमिनियम मेटल जो एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल हुआ 99% प्योर है। मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर कोई चीज 99% प्योर है तो उसको मजीद प्योर करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब बुक में थोड़ा सा ये ब्लंडर मुझे लगता है, ब्लंडर है। असल में एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस से जो एल्यूमिनियम मेटल हासिल होता है ना, वो तकरीबन 80 to 82% प्योर होता है। उसको मजीद हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से प्योर करके 90 to 92% प्योर करते हैं, बस इससे ज्यादा प्योर नहीं होता। ये तो असल बात थी, असल बात भी पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बात भी याद रखनी है जो हमें पेपर में लिखनी है, वो ये जो बुक की बात है कि एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस से जो एल्यूमिनियम मेटल हासिल हुआ वो 99% प्योर है, और अब जब मैं हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से एल्यूमिनियम को प्योर करूंगा तो वो 99 से 99.99% प्योर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ेंगे और एल्यूमिनियम के पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।